Welcome everyone. This sentence correction section on tests like the GMAT and SAT and other aptitude tests are designed to test your understanding of formal written English. It is not just about what sounds like, it is about knowing the rules. This lesson will equip you with the strategies and grammatical knowledge to systematically dismantle these questions. We will cover the key topics, work through multiple examples, and by the end, you will have a powerful toolkit to boost your score. What is sentence correction? It is a test of precision, not just intuitions. यानी कि इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपने सेंटेंस को करेक्ट करना है। जाहिर सी बात है कि सेंटेंस को करेक्ट तो करना है कि ग्रामेटिकली वो करेक्ट हो, साउंड हो, एग्जैक्ट मीनिंग देता हो, साथ ही ये कि वो प्रिसाइज भी हो, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ साथ उसमें प्रिसीजन हो और क्लियरिटी हो मीनिंग की। तो इसमें हम क्या 3 पॉइंट लेते हैं? इसमें 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। नंबर 1, ग्रामेटिकली करेक्ट हो सेंटेंस, लॉजिकली साउंड हो, यानी कि जो चीज़ जिससे रिलेटेड है वो अपनी प्लेस पर हो और मीनिंगफुल हो, और क्लियर एंड कंसाइज। इट इज़ नॉट अबाउट व्हाट साउंड्स राइट इन कैजुअल कन्वर्सेशन। देखिए, अब कैजुअल कन्वर्सेशन में अमूमन रूल एंड रेगुलेशन को वायलेट किया जाता है। आमतौर पे कहा जाता है कि अगर बात समझ आ रही है तो ठीक है, उसको हम सेंटेंस करेक्ट कह लेते हैं। और कॉमनली ये बात बिल्कुल क्लियर है कि बहुत से रूल वायलेट होते हैं कैजुअल लैंग्वेज में, और हम बहुत सी चीज़ें गलत बोलते हैं, लेकिन वो एक्सेप्टेड होती हैं, लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जब बात हो टेस्ट की और ख़ास तौर पे एकेडेमिया के लिहाज से, तो हमें देखना होगा फॉर्मल रूल्स ऑफ रिटन इंग्लिश। इसीलिए बात ऐसा होता है कि स्टूडेंट के सामने जब सेंटेंस जाता है और वो इनकरेक्ट होता है, लेकिन वो कहता है ये तो करेक्ट है, हम कॉमनली बोलते हैं इस तरह से, हम कॉमनली लिखते हैं। वजह क्या है कि बहुत सी गलतियां कॉमनली एक्सेप्टेड हो चुकी हैं, लेकिन वो ग्रामेटिकल रूल्स के मुताबिक नहीं होते, और जब हम टेस्ट में होते हैं तो हमने तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। अब देखें क्वेश्चन के स्टाइल्स कौन से होते हैं, किस किस स्टाइल से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले है रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट। ये मोस्ट कॉमन फॉर्मेट है, ख़ास तौर पे जीमैट में। पाकिस्तान में बहुत से टेस्ट, चाहे वो एडमिशन के लिए हो, स्कॉलरशिप के लिए हो, या फिर जॉब के लिए हो, उनमें जीमैट लाइक इंग्लिश करेक्शन का सेक्शन शामिल होता है। तो उसमें जो जीमैट लाइक होते हैं उसमें क्या होता है, एक फुल सेंटेंस आपको दिया जाता है, उसमें एक पार्ट अंडरलाइन होता है, फिर आपको नीचे उसके ऑप्शन दिए जाते हैं A B C D। उसमें से अगर वो एग्जैक्टली जीमैट लाइक है तो फर्स्ट ऑप्शन A, ऑलवेज रिपीट द ओरिजिनल, यानी कि अगर आप समझते हैं कि इसमें कोई एरर नहीं है तो आप A को चूज़ करते हैं। लेकिन याद रखें कि पाकिस्तान में बहुत से टेस्ट ऐसे हैं जिसमें इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा जाता। जीमैट स्टैंडर्ड में ऐसा ही होता है कि A ऑप्शन करेक्ट होता है। आप अगर समझते हैं कि कोई एरर नहीं है सेंटेंस में तो A को चूज़ कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान के बहुत से टेस्ट में इस चीज़ को फॉलो नहीं किया जाता और A ऑप्शन भी रॉन्ग हो सकता है। The other 4 ऑप्शन B, C, D, E offer different ways to write it, और उनमें से जाहिर है अगर A करेक्ट नहीं है तो इन B, C, D, E में से कोई एक करेक्ट होगा जो ग्रामेटिकल रूल के मुताबिक होगा और कंसाइज होगा। अब आपने करना क्या होता है कि इन ऑप्शन में से जो गलत होते हैं उन्हें एलिमिनेट करें, और जो करेक्ट होता है, यानी कि अगर उस ऑप्शन को उस अंडरलाइन की जगह रखा जाए तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। आपने उसको चूज करना होता है। एग्जाम्पल ऑफ रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, द टीम ऑफ कंसल्टेंट्स आर प्रिपेयरिंग देयर फाइनल रिपोर्ट फॉर द क्लाइंट। सबसे पहला काम ये होता है कि आप सब्जेक्ट को देखें कि सब्जेक्ट क्या है। द टीम इसका सब्जेक्ट है, ऑफ कंसल्टेंट्स, कंसल्टेंट्स की टीम, तो टीम तो सिंगुलर है, तो फिर यहाँ पर आर नहीं आ सकता, यहाँ पर इज आएगा। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, तो टीम के साथ टीम सिंगुलर है तो यहाँ पर इज आना चाहिए, यानी कि सिंगुलर आना चाहिए। फिर देयर भी गलत है, क्योंकि ये किसका प्रोनाउन है, ये किसके लिए आ रहा है, ये टीम के लिए आ रहा है, तो टीम तो सिंगुलर है,
यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए इट्स, देयर नहीं। तो ऑप्शन में देखें, इज तो ठीक है बी ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पर देयर गलत है, इसलिए ये करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। फिर सी पार्ट को देखें, आर, आर गलत है, इट्स यहाँ पर सही है, तो इसलिए ये भी गलत है। इज प्रिपेयरिंग इट्स, यस ये करेक्ट है क्योंकि इज भी आ गया और इट्स भी आ गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। तो आप देखेंगे ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो जी मैट लाइक टेस्ट में होता है। फिर स्टाइल नंबर 2 है द स्पॉट द एरर। इसमें आपने सिर्फ एरर की आइडेंटिफिकेशन करनी होती है। ये सेट लाइक टेस्ट जो होते हैं पाकिस्तान में भी, और सेट में कभी पहले होता था, अब नहीं है, सेट बदल चुका है। सेट में आप स्पॉट द एरर नहीं शामिल, लेकिन पास्ट जो पुराना टेस्ट है उसमें होता था, और उसी को बेस करते हुए बहुत से पाकिस्तानी टेस्ट हैं जिनमें ये स्पॉट द एरर टाइप के फॉर्मेट को यूज़ किया जाता है इंग्लिश करेक्शन में। इसमें एक सेंटेंस दिया जाता है आपको, जिसमें से ए बी सी डी अंडरलाइन होते हैं, यानी कि उसके सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट अंडरलाइन होते हैं। वन ऑफ द अंडरलाइन पार्ट्स कंटेन एन एरर, और उसमें किसी ना किसी एक में एरर होता है। आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि ये गलत है, आपने करेक्ट नहीं करना, ना उसे रिप्लेस करना है करेक्ट से, आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि ये चीज़ इसमें गलत है। और बाद ऑप्शन ई भी दिया जाता है जो कि नो एरर होता है, यानी कि अगर सेंटेंस में कोई गलती नहीं है तो ई को चूज कर लें। तो देखें ये इसकी एक एग्जांपल है, नाइदर द क्लास टीचर नॉर द फैकल्टी एडवाइजर वर इन द ऑफिस एट द टाइम ऑफ द डीन्स अराइवल। अब ये इस तरह से देखें कि ये नॉर के नीचे ए है, ये ए ऑप्शन है, फिर वर के नीचे बी ऑप्शन है, फिर एट द टाइम ऑफ इसके नीचे सी ऑप्शन है, डीन्स अराइवल डी ऑप्शन है, और नो एरर के लिए ई है। अब आप इसमें से चूज करते हैं कि कौन सी चीज गलत है। नाइदर द क्लास टीचर नॉर द फैकल्टी एडवाइजर, आप देखें नॉर के बाद फैकल्टी एडवाइजर, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए यहां पर वाज आना चाहिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो आप बी ऑप्शन को चूज करेंगे। वेरिएंट बी, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। ये एक और टाइप है जो कुछ टेस्ट में आपको नजर आएगी कि इसमें आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं जिसमें मुख्तलिफ सेंटेंसेस लिखे होते हैं, आपने उनमें से चूज करना होता है कि कौन सा सेंटेंस सही है। यानी कि गलती को आइडेंटिफाई नहीं करना, बल्कि दिए गए सेंटेंसेस में से आपने चूज करना होता है कि ये तमाम का तमाम सेंटेंस सही है। ए बी सी डी ऑप्शन होते हैं और हर ऑप्शन में एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, ए बी सी डी ऑप्शन दिए हुए हैं। द डाटा फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स कंफर्म द इनिशियल हाइपोथेसिस, बी है मी एंड माई फ्रेंड, ये वैसे ही गलत है क्योंकि यहाँ पे आई आना चाहिए, ये सेंटेंस तो गलत है। द मैनेजर अलोंग विद हर टीम आर, ये मैनेजर सब्जेक्ट है इसका और वो सिंगुलर है, यहाँ पर आर नहीं आ सकता, बी सी भी गलत है। हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कम्प्लेक्स थ्योरीज वर, अंडरस्टैंडिंग सिंगुलर है तो यहाँ पे वर नहीं आ सकता। तो ए ऑप्शन को देखें, द डाटा फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स कंफर्म्स, तो डाटा सिंगुलर था, यहाँ कंफर्म्स ही आएगा, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन ए। स्ट्रेटेजिक अप्रोच प्रोसेस ओवर गैस वर्क, यानी कि आप गैस वर्क मत करें बल्कि एक प्रोसेस को अडॉप्ट करें ताकि क्वेश्चन को एग्जैक्टली करेक्ट कर सकें। सबसे पहला काम ये होता है कि रीड द ओरिजिनल सेंटेंस, कि आप पूरे सेंटेंस को पढ़ें अंडरलाइन समेत और उसके कोर मीनिंग को समझने की कोशिश करें कि सेंटेंस में मीनिंग क्या बन रहे हैं, क्योंकि बात हम कुछ चेंज करते हैं तो उसके मीनिंग बदल जाते हैं। यानी कि एक ऐसा ऑप्शन होता है कि वो देखने में सही लगता है लेकिन एक्चुअली वो मीनिंग चेंज कर रहा होता है, तो आप मीनिंग चेंज नहीं कर सकते। नंबर 2, आपने बहुत छोटी एरर के साथ यानी कि कम रिप्लेसमेंट के साथ सेंटेंस को चेंज करना होता है, ड्रास्टिक चेंजेस नहीं कर सकते कि आप पूरे सेंटेंस को बदलने की कोशिश करें। आइडेंटिफाई द एरर,
बिफोर लुकिंग एट द ऑप्शन पिन पॉइंट व्हाट फील्स रॉन्ग। वर्ब के अंदर एरर हो सकती है, प्रोनाउन की एरर हो सकती है, मॉडिफायर की हो सकती है। इसके साथ ही जो स्टैंडर्ड रूल हम पढ़ते हैं, अभी इसी वीडियो में आप पढ़ेंगे, वो रूल्स देखें कि कहीं वायलेट तो नहीं हो रहे। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई करें कि ये एरर इसमें मौजूद है। फिर चॉइसेस की तरफ जाएं और रूल आउट करें उन ऑप्शंस को जो करेक्ट नहीं हो सकते, या वो रिपीट करते हैं उन्हीं एरर्स को जो आपने आइडेंटिफाई किया है। आप जिस एरर को आइडेंटिफाई करते हैं, जिन जिन ऑप्शन में वो एरर पाया जाता है, उन्हें तो आप क्रॉस करें ना सबसे पहले। 4. सेलेक्ट द बेस्ट आंसर। सबसे पहला काम आपने एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेशन करने के बाद जो बच जाते हैं, जाहिर है उनमें वो एरर जो आपने आइडेंटिफाई किया वो रिपीट नहीं हो रहा। तो उन ऑप्शन में से चूज करें कि ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है, क्लियर कौन सा है, कंसाइज कौन सा है। ये याद रखें, कंसाइजनेस भी इंपॉर्टेंट है। बाज़ औक़ात वर्डीनेस पाई जाती है, सेंटेंस होता सही है लेकिन लेंथी होता है। उसके मुकाबले में एक और सेंटेंस है, वो भी सही है लेकिन वो स्मॉल है, कम्पैक्ट है या कंसाइज है, तो आप उसे चूज करेंगे। इसी तरह से बाद सेंटेंस लगते सही हैं लेकिन उनमें कोई एम्बिग्युइटी पाई जाती है, क्लैरिटी नहीं होती, तो आप उनको भी अवॉइड करें। जिसमें क्लैरिटी हो वो ऑप्शन बेस्ट चॉइस होगा। कोर कंसेप्ट नंबर 1, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है कि सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब आएगा। बाज़ जगहों पे सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसके लिहाज से वर्ब चेंज होगा, अगर सिंगुलर है तो उसके लिहाज से चेंज होगा। तो इसमें बाज़ का ऐसा होता है कि सब्जेक्ट जो है ना वो गुम कर दिया जाता है। आप बीच में कोई फ्रेजेस आ जाते हैं, डायरेक्ट सब्जेक्ट के फौरन बाद वर्ब नहीं आता, बल्कि बीच में दरमियान में बात फ्रेजेस आ जाती हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस आ जाती हैं, मॉडिफायर्स आ जाती हैं। तो आप आइडेंटिफाई करें कि असल सब्जेक्ट कौन सा है, फिर उसके लिहाज से वर्ब को देखें। फॉर एग्जाम्पल द लिस्ट ऑफ आइटम्स, देखें लिस्ट, देखें कि ऑफ आइटम्स, अब ये बीच में एक फ्रेज आ रही है, द लिस्ट इज, तो एक्चुअली यहां पर इसके साथ इसने आना है डायरेक्ट, ये दरमियान में फ्रेज आ रही है। तो इसलिए हम कहेंगे कि फ्रेज को इग्नोर करके असल सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें। असल सब्जेक्ट है लिस्ट, लिस्ट सिंगुलर है, तो इसका मतलब है यहां पर इज आएगा ऑन द डेस्क। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, द सीईओ अलॉन्ग विद हर मैनेजर्स। अब ये एक्स्ट्रा वर्ड हैं, सब्जेक्ट तो ये है सीईओ और ये सिंगुलर है, तो यहां पर इज आएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इन एक्शन। जी क्वेश्चन क्या है, ए रीसेंट एनालिसिस ऑफ अर्बन ट्रैफिक पैटर्न रिवील दैट कंजेशन प्राइसिंग सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस पीक आवर ट्रैवल टाइम। अब अंडरलाइन पोर्शन में देखें, यहाँ पर रिवील है और यहाँ रिड्यूसेस है। सबसे पहला काम क्या होगा कि सब्जेक्ट ढूंढें। इसमें सब्जेक्ट क्या है, ए रीसेंट एनालिसिस ऑफ अर्बन पैटर्न, ये इसकी फ्रेज आ रही है, सब्जेक्ट एक्चुअली ये है ए रीसेंट एनालिसिस, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अब ये सिंगुलर है, ये यहाँ पर सिंगुलर है, तो इसके लिए यहाँ पर रिवील्स आना चाहिए। फिर सेकंड यहाँ रिड्यूसेस है, रिड्यूसेस को भी चेक करें। देखें सब्जेक्ट सिंगुलर था इसलिए यहाँ तो रिवील आएगा, एक तो ये गलती आइडेंटिफाई हो चुकी है। दैट कंजेशन प्राइसिंग सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस, अब यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट आ रहा है जो जिसके लिए रिड्यूसेस आ रहा है, रिवील्स दैट कंजेशन प्राइसिंग, तो ये भी सिंगुलर है, तो यहाँ रिड्यूसेस ही आना चाहिए, इसलिए ये एरर नहीं है। तो आप सेंटेंस में देखें, हमें एरर सिर्फ ये मिला है, तो इसमें रिपीट हो रहा है, इसको एलिमिनेट कर दें। इसमें भी रिपीट हो रहा है, एलिमिनेट कर दें। और सी में सही है रिवील, लेकिन रिड्यूस, यहाँ पर रिड्यूस आ गया जबकि रिड्यूसेस आना चाहिए, ये भी ख़त्म। तो बाकी क्या बचा, रिवील दैट कंजेशन प्राइसिंग सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस, ये करेक्ट आंसर है। जहाँ पर रिवील्स की एरर करेक्ट हो गई है और ये एज इट इज़ है जैसा वहाँ था, और ये करेक्ट है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। कोर कंसेप्ट नंबर 2, प्रोनाउन एग्रीमेंट एंड केस। अब इसमें कौन कौन से प्रोनाउन कॉमनली यूज होते हैं, आई, मी, माई। आई सब्जेक्टिव फॉर्म है, मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, मी
ऑब्जेक्टिव फॉर्म है और माई पोजेसिव फॉर्म है। इसी तरह से ही, हिम, हिज, शी, हर, दे, देम, देयर, इस तरह से ये कुछ प्रोनाउंस हैं। रूल नंबर 1, एग्रीमेंट। ए प्रोनाउन मस्ट एग्री इन नंबर, सिंगुलर और प्लूरल, एंड जेंडर विद द नाउन इट रेफर्स टू। जिस नाउन को प्रोनाउन रेफर करता है, जिसके लिए प्रोनाउन होता है, उसे कहते हैं एंटीसीडेंट। तो एंटीसीडेंट के मुताबिक प्रोनाउन होगा। अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर इस्तेमाल होना चाहिए, और जो जेंडर एंटीसीडेंट का होगा उसी के लिहाज से प्रोनाउन भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एवरी स्टूडेंट, अब एवरी सिंगुलर होता है, एवरी सिंगुलर के लिए आता है। एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर, अब देयर जो है वो तो प्लूरल के लिए आता है, जबकि इसका एंटीसीडेंट सिंगुलर है। एवरी स्टूडेंट, ये इसका एंटीसीडेंट है, तो एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो यहाँ पर प्लूरल नहीं आ सकता, ये गलत है। तो करेक्ट क्या होगा, एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज और हर बुक। देखें अब ये सिंगुलर के लिए सिंगुलर आ गया। रूल नंबर 2, केस। प्रोनाउन चेंज फॉर्म बेस्ड ऑन देयर जॉब इन दी सेंटेंस। सब्जेक्ट फॉर्म होती है आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। ही एंड आई वेंट टू दी स्टोर। देखें दोनों जा रहे हैं, ही भी जा रहा है और आई भी, तो ये दोनों सब्जेक्टिव फॉर्म आ रही हैं, ही और आई। ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन सी होती है, मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम। द टीचर गेव द बुक्स टू हिम एंड मी। देखिए यहाँ पर मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, हिम ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, क्योंकि ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पर ये रिसीव कर रहे हैं। टीचर इसमें सब्जेक्ट है और ये दोनों ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ रही है। प्रोनाउन एग्रीमेंट इन एक्शन। ड्यूरिंग द कंपनी मीटिंग each employee was reminded that they or he or she must submit their, his or her reports by Friday। अब आप देखें इसमें से कौन सा करेक्ट है ए बी सी डी में से, कि इनकी जगह क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं फाइंड द एंटीसीडेंट। सबसे पहले एंटीसीडेंट को लोकेट करते हैं। ड्यूरिंग द कंपनी मीटिंग ईच एम्प्लॉय वाज रिमाइंडेड दैट, तो ईच सिंगुलर है, एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉय सिंगुलर फॉर्म है। स्टेप 2 क्या होगा, अप्लाई द रूल। वी नीड सिंगुलर प्रोनाउन, तो हमें प्रोनाउन भी सिंगुलर चाहिए। तो इसमें प्लूरल कौन कौन से हैं, ये प्लूरल है, एलिमिनेट। ये प्लूरल है, देयर, गलत हो गया। तो सी देखते हैं, ही और शी, तो ही और शी, हिज और हर इज कंसिस्टेंटली सिंगुलर, यही फॉर्म करेक्ट होगी, यानी कि ये करेक्ट फॉर्म है जो यहाँ इस्तेमाल हो सकती है। दे, ही और शी, यहाँ पर ही और शी आएगा। देयर, हिज और हर की जगह देयर नहीं आ सकता, यहाँ दे नहीं आ सकता, हिज और हर इधर आएगा। कोर कंसेप्ट नंबर 3, मॉडिफायर्स, मिसप्लेस्ड एंड डैंगलिंग। मॉडिफायर क्या होता है, a word or phrase that describes another part of the sentence। सेंटेंस के किसी और पार्ट को डिस्क्राइब करते हैं, उसके किसी करेक्टरिस्टिक्स को सामने लेकर आते हैं। तो ये अमूमन उस वर्ड से जिसको ये मॉडिफाई करता है उससे इमीडिएटली बिफोर होता है। इट मस्ट बी प्लेस्ड नेक्स्ट टू द थिंग इट इज मॉडिफाइंग। जिसको ये मॉडिफाई करता है उससे पहले होता है, इमीडिएटली। द मैन सॉ अ डॉग on his way to the store। A man saw a dog on his way to the store। अब आप देखें कि यहाँ पर on his way to the store, ये कौन है, who is on his way to the store, the man or the dog। तो यहाँ पर dog स्टोर की तरफ नहीं जा रहा बल्कि man, तो इसका मॉडिफायर जो है वो man के लिए आना चाहिए, डॉग के लिए नहीं। ये डॉग के लिए आ रहा है क्योंकि डॉग से के साथ बिल्कुल मौजूद है, तो इसको मैन से पहले लेकर आएंगे। ऑन हिज वे टू द स्टोर द मैन सा ए डॉग। अब ये जो मॉडिफायर है ये मैन को मॉडिफाई कर रहा है, और मैन को ही से मॉडिफाई करना चाहिए था क्योंकि डॉग के लिए ये नहीं आ रहा। ऑन हिज वे टू द स्टोर। फिर एक डैंगलिंग मॉडिफायर, having finished the assignment the TV was turned on। the TV did not finish the assignment। यहाँ पर तो ये लगता है ये मॉडिफाई किसको कर रहा है, having finished the assignment, यानी कि टीवी ने असाइनमेंट खत्म कर ली।
तो टीवी असाइनमेंट कैसे खत्म करेगा, इसका ये बनता ही नहीं है। तो कौन करेगा, कोई पर्सन करेगा। हैविंग फिनिश द असाइनमेंट जैक। अब देखें यहाँ पर हम पर्सन को लेकर आए हैं, पर्सन यहाँ पर होना चाहिए, या फिर यहाँ पर कोई भी आप वन इस्तेमाल कर सकते हैं, वन टर्न नॉट द, यानी कि ये इस्तेमाल होगा किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए। हैविंग फिनिश द असाइनमेंट जैक, यानी कि जैक ने अब ये काम किया है, हैविंग फिनिश द असाइनमेंट, टर्न ऑन द टीवी। अब क्वेश्चन है ब्लैंक, द सॉल्यूशन सीम्ड ऑब्वियस टू द टीम, which option correctly complete the sentence? After considering the problem for an hour, after the problem was considered for an hour, after having been considered for an hour। ए ऑप्शन को देखें तो यहाँ तो डैंगलिंग हो रही है, आफ्टर कंसीडरिंग द प्रॉब्लम फॉर एन आवर द सॉल्यूशन, आगे है द सॉल्यूशन, तो द सॉल्यूशन के लिए तो मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती है, ये कंसीडर सॉल्यूशन तो कंसीडर नहीं कर रहा ना, तो इसलिए ये तो नहीं हो सकता, ये डैंगलिंग हो रही है यहाँ पर। फिर है बी, आफ्टर द प्रॉब्लम वाज कंसीडर फॉर एन आवर, बिल्कुल ठीक है, ये सेंटेंस सही है, लेकिन इसमें पैसे वाइज इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको हम गौर करेंगे, अगर इससे बेहतर ऑप्शन ना हुआ तो फिर इसे चूज करेंगे। आफ्टर हैविंग बीन कंसीडर फॉर एन आवर द सॉल्यूशन सीम्ड, यस, देखें अब ये करेक्ट हो गया, ये मॉडिफाई कर रहा है सॉल्यूशन को, यस, आफ्टर हैविंग बीन कंसीडर फॉर एन आवर के सॉल्यूशन को 1 घंटे तक कंसीडर करने के बाद सीम्ड ओबियस टू द टीम, तो इसलिए इसका बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। कोर कंसेप्ट नंबर 4, पैरेललिज्म। द रूल, आइटम्स इन ए लिस्ट और कंपैरिजन मस्ट बी इन द सेम ग्रामेटिकल फॉर्म। अगर कोई लिस्ट दी गई है आइटम्स की, तो वो तमाम की तमाम लिस्ट में जो आइटम्स हैं वो तमाम एक ग्रामेटिकल फॉर्म में होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल नॉट पैरेलल, शी लाइक्स टू रन, देखें यहाँ पे इन्फिनेटिव है टू रन, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म आ गई यानी कि जीरेंड आ गया, एंड टू बाइक, ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ये लिस्ट है रन, स्विमिंग एंड बाइक, तो इनको एक फॉर्म में होना चाहिए। करेक्ट क्या होगा, शी लाइक्स टू रन, टू स्विम एंड टू बाइक, ऑल इन्फिनेटिव्स हो गए, एक ग्रामेटिकल फॉर्म में हो गए सारे। तो लिस्ट में आइटम मौजूद हों तो वो सारे एक ग्रामेटिकल फॉर्म में होने चाहिए, इसको हम कहते हैं कि ये सेंटेंस पैरेलल है या ये पैरेललिज्म है। फिर इससे भी बेहतर अगर हम आईएनजी इस्तेमाल करना चाहें, जीरेंड फॉर्म, शी लाइक्स रनिंग, स्विमिंग एंड बाइकिंग, ये भी करेक्ट है, ऑल जीरेंड, सारे जीरेंड हो गए। Correlative conjunctions, the rule is crucial with pairs like not only but also, either or, both and। तो इसमें क्या होता है कि नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली के बाद जो ग्रामेटिकल फॉर्म है, जो कुछ भी यहाँ पर मौजूद है वही ग्रामेटिकल फॉर्म बट आल्सो के बाद रिपीट होनी चाहिए। इसी तरह से आइदर और में, बोथ में, जैसे इनकरेक्ट देखें, द प्लान इज नॉट ओनली एम्बिशियस, नॉट ओनली के फौरन बाद एम्बिशियस बट आल्सो ए रिस्क, नो, रिस्क तो नाउन है, एम्बिशियस एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है, तो ये दोनों एक जैसी फॉर्म नहीं है, तो करेक्ट करें, द प्लान इज नॉट ओनली एम्बिशियस एडजेक्टिव बट आल्सो रिस्की, अब ये भी एडजेक्टिव है, अब ये दोनों एडजेक्टिव हो गए, सेम ग्रामेटिकल फॉर्म है, इसलिए ये करेक्ट है। फिर ये क्वेश्चन है, ए सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव मस्ट बी एबल टू डेलीगेट टास्क इफेक्टिवली, टू डेलीगेट टास्क इफेक्टिवली, टू मोटिवेट ए टीम एंड, अब आगे क्या आना चाहिए, देखें, कम्युनिकेटिंग विद क्लैरिटी, नो, देखें यहाँ था टू, इन्फिनेटिव से शुरू हो रहा है, ये भी इन्फिनेटिव है, ये भी इन्फिनेटिव है, तो यहाँ पर भी इन्फिनेटिव आना चाहिए, ये तो गलत है। द एबिलिटी टू, ये भी गलत है। टू कम्युनिकेट विद क्लैरिटी, देखें ये इन्फिनेटिव आ गया, जैसे यहाँ था टू डेलीगेट टास्क इफेक्टिवली, टू मोटिवेट ए टीम एंड टू कम्युनिकेट विद क्लैरिटी, इसका आंसर है ऑप्शन सी। और कंसेप्ट नंबर 5, वर्ब टेंस एंड इडियम्स। वर्ब टेंस, द टाइमलाइन ऑफ दिस सेंटेंस मस्ट बी लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे पास्ट के सेंटेंसेस में लॉजिकली हमें टाइमलाइन का ख्याल रखना होता है। इनकरेक्ट फॉर्म है, आफ्टर ही फिनिश्ड हिज डिनर, पास्ट फिनिश्ड हिज डिनर, ही वॉचेस, ये शिफ्ट कैसे हो गया,
पास्ट था और ये शिफ्ट होकर प्रेजेंट में चला गया, ये गलत है। करेक्ट करें, आफ्टर ही फिनिश्ड हिज डिनर ही वॉच टीवी। तो देखें दोनों पास्ट की फॉर्म हो गई टाइम लाइन के लिहाज से। फिर इडियम्स इस्तेमाल होते हैं करेक्शन में, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होती हैं। देयर इज नो रूल, इनका कोई रूल नहीं होता, जो इनके मीनिंग लिए जाते हैं वही लिए जाते हैं, जिस तरह इन्होंने इस्तेमाल होना है उसी तरह से इस्तेमाल होना है। तो आपको ये याद करने चाहिए। इनकी लिस्ट मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर मौजूद हैं, इसके अलावा डाउनलोड भी अवेलेबल हैं, आप वहाँ से डाउनलोड करें और मोस्ट कॉमन इडियम जो टेस्ट में अमूमन अपीयर होते हैं उनकी लिस्टें याद करें। वर्ब टेंस एंड इडियम्स इन एक्शन। द साइंटिस्ट रिसर्च इज डिफरेंट डैश हर प्रीडिसेसर्स इज सेवरल की एस्पेक्ट्स। अब यहाँ पे प्रपोजिशन कौन सी आएगी? तो इसमें जो मोस्ट कॉमन है वो है डिफरेंट फ्रॉम। एकेडमिक लिहाज से, स्टैंडर्ड इंग्लिश के लिहाज से यहाँ डिफरेंट फ्रॉम आएगा, क्योंकि ये रिसर्च है, फिजिकल चीज नहीं है, साइंटिस्ट रिसर्च, तो यहाँ पर फ्रॉम आना चाहिए। कॉमनली देन इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन देन इनफॉर्मल है, यहाँ पर फॉर्मली हम फ्रॉम इस्तेमाल करेंगे। पुटिंग इट ऑल टुगेदर, कम्प्लेक्स MCQs देखें। क्वेश्चन है, although the new policy was created to improve efficiency, its implementation has been hampered by a lack of funding and because the staff is resistant to change। अब यहाँ देखें कि एंड आ रहा है और दो चीज़ें हैं, तो इसका मतलब है पैरेलल स्ट्रक्चर का एरर है, पैरेललिज्म का एरर है इसमें। तो हम दोनों पार्ट्स को जो एंड से ज्वाइन हो रहे हैं इनको पैरेलल करते हैं। ए ऑप्शन को देखें, एंड बिकॉज द स्टाफ इज रेजिस्टेंट टू चेंज, ये नॉट पैरेलल है। बाय ए लैक ऑफ फंडिंग एंड बाय स्टाफ रेजिस्टेंस टू चेंज, यस ये करेक्ट लगता है, क्योंकि ये एग्जैक्टली पैरेलल है। जैसे यहाँ है बाय लैक ऑफ फंडिंग, यहाँ आ रहा है, इसी तरह यहाँ एंड के फौरन बाद है बाय स्टाफ रेजिस्टेंस। तो देखें दोनों एक जैसे हैं, बाय लैक ऑफ फंडिंग, बाय स्टाफ रेजिस्टेंस टू चेंज, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। ये देखें ये भी पैरेलल नहीं है। डी ऑप्शन देखें, ये एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द स्टाफ टू द चेंज, देखें बाय आना चाहिए, यहाँ पे बाय नहीं है, ऑफ द स्टाफ है, तो ये भी गलत है।